जय हिंद. लोकप्रधान न्यूज चॅनलच्या विशेष कार्यक्रमात थेट भेट कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपल्या लोकप्रधान न्यूज चॅनलच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत AIMIMचे शहर जिल्हाध्यक्ष हाजी फारुख शाब्दी. शाब्दी शेठ, आपलं स्वागत आहे. आज शाब्दी शेठ सोबत आपण बऱ्याच विषयावर चर्चा करणार आहोत. विविध प्रश्न त्यांना विचारले जाणार आहेत. आजच्या या चर्चेमध्ये शाब्दी शेठ हे खास आपल्याला वेळ देऊन आलेले आहेत, त्यामुळे मी त्यांचं सुरुवातीला स्वागत करतो. शाब्दी शेठ, आपलं स्वागत आहे. थँक्यू. धन्यवाद. मी जमीर शेख वृत्तसंपादक यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमास सुरुवात करावी. सर्वप्रथम मी हाजी फारुख शाब्दी यांचा या ठिकाणी लोकप्रधानच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करतो. गेल्या अनेक दिवस झाला आम्ही लोकप्रधानच्या स्टुडिओमध्ये फारुख शाब्दी साहेबांना बोलत होतो की चर्चा करण्यासाठी या, परंतु लोकप्रधानच्या स्टुडिओला त्यांनी वेळच देत नव्हते. शहरात येतात आणि विशेष म्हणजे रंगभवनहून 7 रस्त्याकडे आमच्या कार्यालयासमोरून सुद्धा सोलापुरात जातात अनेक कार्यक्रम. आम्ही समजू शकतो एवढा मोठा पद आपल्याकडे आहे आणि त्या पदाच्या अनुषंगाने आपण काम करत आहे, पण आज आम्हाला वेळ दिला आणि हे वेळ देत असताना आपण बघताय की सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये सुद्धा गेल्या 4-8 दिवसामध्ये ऊन वाढत आहे आणि अशा उन्हामध्ये गरमागरम चर्चा करण्यासाठी खरं म्हणजे 42 आजचा तापमान साधारण 42 आहे आणि अशा गरमागरम वातावरणामध्ये सोलापुरातील गरमागरम राजकारणावर चर्चा करण्यासाठी साहेब आम्ही खरं म्हणजे आपल्याला बोलत आहे. खरं म्हणजे एक निर्भीड वक्ता म्हणून सुद्धा आम्ही तुमच्याकडे पाहतो. अनेक आम्ही प्रश्न अनेक कार्यक्रम तुमच्यासोबत केला आणि निर्भीडपणे तुम्ही अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिले. अशी मी अपेक्षा ठेवतो की याही कार्यक्रमामध्ये आपण निर्भीडपणे आमच्या प्रश्नाचे उत्तरं देतील अशी मी आशा ठेवतो. आणि सुरुवातीला प्रथम प्रश्नापासून मी अकबर साहेबांना निमंत्रित करतो की पहिला प्रश्न तुम्ही साहेबांना विचारावा. शाब्दी शेठ, गेल्या काही दिवसात, गेल्या काही महिन्यात सोलापूर शहरातील बराच राजकीय वातावरण पेटलेलं आहे. अनेक मुद्द्यांवर आरोप प्रत्यारोप होत आहे आणि या आरोप प्रत्यारोपात MIMची भूमिका काय आहे? आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं हमारे जो भाई ज़मीर भाई अभी इन्होंने मुझ पर एक आरोप लगाए कि काफ़ी दिनों से बुलाने के बावजूद भी मैं नहीं आ सका, सामने से जाता था लेकिन शायद हमारे ज़मीर भाई को मैं याद दिलाना चाहूँगा, मैं आया था 1-2 मरतबा. आपके ऑफ़िस का रिनोवेशन हो रहा था जो कि मैं अभी देख रहा हूँ. एक बहुत ही आलीशान, एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो कि सोलापुर में ऐसा सेटअप शायद ही किसी का होगा, तो वैसा सेटअप आप लोगों ने किए हो, तो सबसे पहले तो उसकी आपको बधाई, मुबारकबाद. और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहे. तो मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है ज़मीर भाई, थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से शायद मैं नहीं आ सका था. कार्यक्रम इतने होते थे तो ठीक है, देर है दुरुस्त है. और जैसे तापमान बढ़ा हुआ है बोल रहे, तो मेरे को भी अभी यहाँ का भी तापमान बढ़ा हुआ लग रहा है. तो अभी हमारे बागवान साहब ने सवाल किए कि राजकीय तापमान क्या है, हमारी तैयारी क्या है, क्या नहीं है. तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अब तक तो इलेक्शन होके चला जाना चाहिए था. अब तक नतीजे हमारे हाथों में रह सकते थे, लेकिन चलिए, जो हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है जैसा बोलते हैं, तो इसका भी हम लोगों को इंतज़ार रहेगा. तापमान बहुत बढ़ चुका था, राजकीय तापमान की बात कर रहा हूँ. जैसे टेम्परेचर 42 है, तो राजकीय तापमान तो 80 के ऊपर चला गया था कुछ दिनों पहले. लेकिन जो भी मसले, OBC का मसला था, रिजर्वेशन का, या जो भी दूसरे मसलों की वजह से इलेक्शन आगे गया है, तो अब वो तापमान जो है वो तापमान काफ़ी नीचे आया है. लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, जिस तरीके से हम लोग का जो माइंडसेट था, हम लोगों की जो रणनीति थी, हम लोगों की जो तैयारी थी, उसमें कुछ भी कमी नहीं आई है. हम लोग उसी तैयारी के साथ आज भी उसी जोश के साथ इलेक्शन की तैयारियों में लगे हैं. तो बिकॉज़ जैसे कि अभी हमारे डेप्यूटी CM साहब अजीत पवार साहब ने बीच में एक बाइट स्टेटमेंट आया था कि इलेक्शन कभी भी हो सकता है, बाद में बोलना नहीं. तो हम लोग उनकी बात को सीरियसली लेते हुए हम लोग हमारी तैयारी में लगे हुए हैं और हमारी तैयारी पूरी है. वक्त आने पर आप लोगों को पता चल जाएगा. आने वाले वक्त में सोलापुर शहर जिले के अंदर जैसे कि MIM का आप देख रहे हो कि आप जब से अध्यक्ष बने हो, बहुत सारे जगह बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग विंग तैयार हुए. कितने उम्मीदवार आप इलेक्शन को उतारने वाले हो महापालिका के लिए? नहीं, कितने तो मैं अभी नहीं बोल सकता, बट मैं एक यकीन के साथ ये बात बता सकता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ उम्मीदवार. हम लोग हमारी लिस्ट को 3 श्रेणी में हम लोगों ने डिवाइड किए हैं, तो A, B and C. तो देखेंगे, जैसे भी हम लोग यहाँ पर जीतने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं.
तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी उम्मीदवार हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है हम लोग रिंग में उतारेंगे, बट नंबर्स मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता। हाँ, अभी आपने जीत की बात कही, जबकि उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली है मान को, उसको किस तरह से देखेंगे आप? नहीं, देखिए ये जनता का फैसला है, अब इसको तो स्वीकार करना ही चाहिए। और ये क्या, यही एक खूबसूरती है समझिए डेमोक्रेसी की, कि जो भी जनता का फैसला हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग अभी आगे और भी मेहनत करेंगे और हमारी जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, चूक हुई, उसको सुधार कर फिर से हम लोग इलेक्शन में जाएंगे, जनता के सामने जाएंगे और आशा करेंगे कि जनता उनका आशीर्वाद हम लोगों को दे। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन ऐसा बनाया गया था जहाँ पर लोगों के जहन में ये बात डाली गई थी कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो वहाँ की जनता ने वेरी स्मार्टली, मैं बोलूँगा, उत्तर प्रदेश जो लोग बोलते हैं कि जहाँ राजनीति जहाँ से शुरू होती है, तो उन लोगों ने बहुत ही चालाकी से सिर्फ MIM को ही नहीं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इतर जो भी पार्टी हो, BSP हो, सबको उन लोगों ने दरकिनार करते हुए, जो बीजेपी का वोटर था वो बीजेपी को वोट किया और जो नॉन बीजेपी वोटर था वो बटने के अलावा समाजवादी पार्टी को ही उन लोगों ने प्रेफरेंस दिए और इसका नतीजा हम लोगों को सामने दिखा है। तो इसमें कोई निराश होने वाली या दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। इलेक्शन है, लड़ाई हार जीत होती रहती है, फिर लड़ेंगे, फिर अच्छे से मेहनत करेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस और दीगर पार्टियां आरोप कर रही है कि MIM की वजह से 7-8 सीट के समाजवादी का नुकसान हुआ, ऐसा भी आरोप हो रहा है। नहीं, ठीक है, मैं इसको वो नहीं कर रहा। देखिए, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में लड़ती है तो उसके लड़ने से किसी ना किसी को नुकसान होता है, किसी को फ़ायदा होता है। लेकिन हम जहाँ पर 100 सीट लड़े, वहाँ अगर मान लीजिए जैसे आप बोल रहे हो कि 7 सीट पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है, वैसे अगर आप स्टेट्स लेके बैठेंगे, हम उसका एक अलग से शो करेंगे जिसमें मैं आपको पूरे फिगर्स के साथ बैठूंगा, जहाँ पर कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस भी तकरीबन 400 सीट पर इलेक्शन लड़ी है, समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। जहाँ पर BSP की वजह से हम लोगों ने 4.5 लाख वोट लिए, 0.4959 समथिंग कुछ वोटिंग लिए, जो कि नोटा से भी कम है। कांग्रेस ने 22.5 लाख वोट ली यूपी में, BSP ने 1.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम है। तो ये 3-4 लाख वोट लेने वालों को ही क्यों दोष दिया जाता है? अच्छा, अगर दोष देना ही है, देखिए पहले तो किसी को दोष नहीं दे सकते आप। हर ये पॉलिटिकल पार्टी का इख्तियार है, वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़े। और मेरा ये सवाल है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उस पार्टी को दोष देती है जिसने नोटा से भी कम वोट लिए ओवरऑल, तो उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार ही नहीं है। आप उतना डेंट, उतना नुकसान सहने की तो आप ताकत रखना चाहिए अगर आप इलेक्शन में उतर रहे हो तो आप क्या चाहते हैं? कोई अपक्ष उम्मीदवार भी ना लड़े, कोई दूसरी पार्टी भी नहीं लड़े, और दोष देना है तो दो BSP को, जिन्होंने 1.25 करोड़ वोट बांट दिए, जिन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किए कि वो BJP को उन्होंने वोट का डाइवर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी को दोष दो जो 400 सीटों पर लड़के 2 पे सिमट के रह गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इत्मीनान से डिटेल इसकी बात करेंगे, वो अलग इशू अपन प्रोग्राम लेंगे। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के अंदर एक चीज़ देखने को मिली, जैसे कि आपके पार्टी की जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो 45 दिन के बाद जब हैदराबाद गए, इलेक्शन में हार जीत एक अलग मामला है, दूसरे दिन जाकर फिर से उन्होंने काम शुरू किया। दारुसलाम में वो बैठे, बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियो और वहाँ के बहुत सारे चैनल्स ने भी दिखाया। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये थके नहीं, हारे मगर पीछे नहीं हटे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। तो वो जो करते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने 45 दिन के बाद इतना स्ट्रिक्ट प्रचार करने के बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद वो जैसे ही हैदराबाद पहुँचे, जब इलेक्शन हो गया वहाँ पर, तो उसके बाद सेकेंड डे से वो काम पे लग गए। तो ये हम लोग को एक एनर्जी देता है, हम लोगों को प्रोत्साहित होते हैं हम लोग ये चीज़ों से, ताकि हम लोग भी ऐसे ही काम करना चाहिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और हम लोग रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं भाई, ये समझ लीजिए। हम लोग आज जो काम कर रहे हैं वो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, लोगों को हम जगा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जनता थोड़ी गहरी नींद में सोई हुई है, इनको जगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मैं ज़िम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इम्तियाज़ जलील साहब हो और उनके साथ उनकी ये सेना हो,
हम लोग लोगों को जगाने में, जागरूक करने में ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। एक बात ऐसी थी कि असद ओवैसी साहब पर जब हमला हुआ, पूरे देश भर में माहौल था। हमला होने के बाद आरोप ऐसे भी हुए कि हमला हुआ तो गाड़ी के ऊपर नीचे क्यों हमला हुआ, गोलियां मारे तो सामने क्यों नहीं गोलियां मारी गई। फिर बाद में ऐसा कुछ अफवाह हो गई कि ये हमला बीजेपी ने किया। इसको किस नज़र से देखेंगे आप? नहीं देखिए, हाँ नहीं, अच्छी बात है, हम लोगों की नसीब में आरोपी है, बस ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पहले तो वो आरोपी पकड़ा गया है, तो जो भी सवालों के जवाब चाहिए आप उनसे ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये एक प्री प्लान्ड हमला होता तो कोई भी बंदा अगर खुद के ऊपर जानलेवा हमला करा रहा है तो वो या तो पत्थर से या किसी और चीज़ से कराएगा। गोली जब एक बार बंदूक से निकलती है तो वो देखती नहीं है वो कहाँ जा रही है। और मैं नहीं समझता कोई भी बंदा खुद की जान के ऊपर प्री प्लान्ड हमला अगर बोलते हो वो गोली से करवाएगा, क्योंकि बुलेट में कुछ वो नहीं है, डायरेक्शन सेट नहीं होती है, और ऊपर नीचे गाड़ी मोशन में है, आदमी भाग रहा है, उसका हैंडशेक हो सकता है, काफ़ी सारे एंगल्स है। अब आप सब लोगों को डिटेक्टिव बन के अगर वो देखना है नीचे लगी ऊपर लगी, तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन जाए, पुलिस डिपार्टमेंट को उनकी बहुत ज़रूरत है। मगर इस हमले के बाद ओवैसी साहब ने सिक्योरिटी भी लेने से इनकार किया, उसके बारे में? मर्द मुजाहिद है वो, यही तो ख़ास बात है, यही तो खास बात है कि भाई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा संसद में कि आप सिक्योरिटी आप हम दे रहे हैं, आप ले लीजिए, उन्होंने नकार दिया। उसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में कुछ कहने जैसा है ही नहीं, उन्होंने नकार दिए। बस यही समझने वाली बात है कि वो आदमी खुद की जान की परवाह नहीं करते हुए, अपनी बीवी बच्चों की फिक्र नहीं करते हुए, बस ये पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं, उन लोग के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। समझ जाइए, देर हो चुकी है, मैं तो ये भी बोलूँगा, फिर भी अभी थोड़ा बहुत वक्त है, अभी भी समझ जाइए कि हम लोग नसीबदार हैं कि आज हमारी संसद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा एक सांसद जो है, एक एमपी बैठे हुए हैं, उनकी हमको कदर करना चाहिए और वक्त रहते उनका हम लोगों को साथ देना चाहिए। आता उत्तर प्रदेशच्या चर्चेनंतर आता आपण येऊया सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रश्नाकडे। शब्दशेठ महापालिकेच्या जे प्रभाग रचना आहे त्यावर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे, ते तरी तुर्तास तरी थांबवण्यात आलेला आहे। जर महापालिका निवडणुकीत विजयश्री खेचायचा असेल तर प्रत्येक पक्षाला तयारी करावी लागते, त्याची पूर्वबांधणी करावी लागते। MI मध्ये जरी आता प्रभाग रचनेचा विषय तुर्तास लांबणीवर पडला असला तरी MI मध्ये तयारी कशा पद्धतीने सुरू आहे महापालिका निवडणुकीची? देखिए, प्रभाग रचना वो लोग कर रहे हैं जो एक स्पेशल एक एरिया टारगेट कर रहे हैं। हमारा पूरा शहर टारगेट है, हमारे लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। मैं पूरे शहर को अपनी हद्दी बना के चल रहा हूँ। हम पूरे 100 जितने 13 सीट्स है मेरे ख्याल से अभी, तो उन टोटल 113 सीट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो एक बात की बात है, जो डिलिमिटेशन होगा, जो बाउंड्री सेट होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग हर लोग तक, हर घर तक पहुंचने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समस्या क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा काम कर रहे हैं। प्रभाग रचना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। पहले अधिकार था सोलापुर म्यूनसिपल कमिश्नर के बाद, अब बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। इन लोगों को जैसे भी प्रभाग रचना करना है वो लोग कर सकते हैं, उसमें हमारा हस्तक्षेप रहेगा। वो कितना माना जाएगा नहीं माना जाएगा उसके लिए हम लोग रुके हुए नहीं हैं। हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। अब जो जैसी भी हो प्रभाग रचना जो आनी है, वो सिंगल वार्ड का हो, डबल का हो, 3 का हो, 4 का हो, MIM पूरी ताकत के साथ इस इलेक्शन में उतरेगी और मॅजिकल नंबर्स के साथ हमारा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। सोलापुरात अशी देखील एक चर्चा आहे की MIM ज्या ताकदीनं सोलापूर महापालिकेत निवडणुकीत उतरणार आहे, पण त्या ताकदीचे उमेदवार जे कॅन्डिडेट इलेक्शनसाठी लागतात MIM कडे, ते कॅन्डिडेट MIM कडे नाही अशी एक चर्चा आहे। कारण 113 नगरसेवक महापालिकेत जाणार आहे, तर संख्याबळ मिळवण्यासाठी MIM कडे तगडे उमेदवारच नाही अशी एक चर्चा देखील शहरात आहे। त्याबद्दल काय सांगा? नहीं, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि तगड़े का डेफिनेशन क्या है पॉलिटिक्स में? लेकिन तगड़े से आपका मायने क्या? वजनदार होना चाहिए, पहलवान होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, या उसके पास राजकीय एक्सपीरियंस होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए, जनता का फैसला होता है। जनता जिसको लाइक करे उसको कहीं भी पहुंचा सकती है। अगर तगड़े उम्मीदवार की बात अगर आप करते हो
तो मैं नहीं समझता सोलापुर से बड़ा एग्जाम्पल पूरे देश में कहीं पर है जहां पर तगड़े से तगड़े उम्मीदवार एक नौसिखिए उम्मीदवार से हार चुके हैं इलेक्शन। मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा किसी का, लेकिन तो ये कैसा है, आप किसी को भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बता सकते या अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारे हिसाब से हो सकता है वो बहुत तगड़ा हो, आपके हिसाब से ना हो, हम दोनों के हिसाब से तगड़ा हो, जनता के हिसाब से ना हो। तो ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। बेसिक निवडणुकीसाठी काही एक मुद्दे असतात की तो जनतेमध्ये जाणारा असला पाहिजे, त्याला काहीतरी। मेरे लिए मेरा तगड़ा उम्मीदवार वही है जो जनता का काम करेगा, जनता की आवाज़ सभागृह में जाके उठाएगा, ईमानदारी के साथ, नेक नीयत के साथ, सच्चाई के साथ लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेगा। वो मेरे लिए तगड़ा उम्मीदवार है। अगर कोई नगर सेवक 5 बार इलेक्शन जीता है लेकिन उसके दिल में काला है, वो पैसे कमाने की नीयत से आया है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, तो वो मेरे लिए तगड़ा नहीं है। वो जीतता होगा लेकिन वो मेरे लिए तगड़ा नहीं हो सकता। MIM की तरफ से वैसे ही उम्मीदवार इस बार उतारे जाएंगे जो सच्चे हो और जो लोगों के हमदर्द हो। आप जैसे कि मुस्लिम समाज के लिए MIM पार्टी ज़्यादा काम करती है, ऐसा सब तरफ है, और वो उनका एक ये भी है। तो सोलापुर शहर के मुस्लिम समाज के नेता लोगों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, वहाँ पर भी मुस्लिम समाज के कुछ नेता थे, कुछ कार्यकर्ता थे, नेता बन गए, नेता बन के और कार्यकर्ता बने, बहुत बार चुन कर, जैसे बोले कि चार बार हो, 5 बार हो, चुन कर है। अगर काम नहीं करते तो ऐसे लोगों को समाज चुनकर देना चाहिए क्या? देखिए, तो ये सिर्फ चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम कब्रिस्तान जो मोदी का, वहाँ आपने देखा कि श्रीदेवी फुलारे नाम की हमारी एक बहन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके कब्रिस्तान को 1 करोड़ से ज़्यादा निधि देकर डेवलप किया। बहुत सारे नगर सेवक मुस्लिम के महापौर हो गए, उप महापौर हुए, या फिर विरोधी पक्ष नेता रहे, पक्ष नेता रहे, सभापति रहे, सब पद भोग दिए, आमदार छोड़ के सभी पद भोगे, लेकिन वो काम नहीं किए। फिर ऐसे लोगों को समाज एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? देखिए, रही बात हमारी बहन श्रीदेवी फुलारी की, तो मैं भी वो कार्यक्रम में, वो कब्रिस्तान की ओपनिंग के कार्यक्रम में मैं वहाँ पर था। तो आपने सुने होंगे शायद कि मैंने वहाँ पर स्टेज पे जाहिर किया कि हमारी बहन का काम को देखते हुए, जो उन्होंने इतना अच्छा काम एक मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के लिए किए, वहाँ मैं जिम्मेदारी के साथ सोलापुर शहर का अध्यक्ष होने के नाते मैंने ऐलान किया कि हम वहाँ पर उनके खिलाफ टिकट नहीं देंगे, कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। तो ये हमसे जो हो सका उनके अच्छे काम को सराहने के लिए, उनके काम को इनाम देने के लिए। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। जो काम करेगा उसकी फारूक शाब्दी हो, कोई भी पार्टी का हो, उसकी सराहना सरेआम ऐसे स्क्रीन पे करेगा। और रही बात, आपने बताया कि मुस्लिम समाज का कुछ सवाल था आपका, क्या आप पूछे थे आपने भी साथ में? बहुत सारे लोग जो है ना, हाँ, उनको चुन के देना नहीं किए। मैं ये बोलता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, वो उम्मीदवार चाहे कोई भी समाज का हो, अगर वो चुन के आ रहा है और वो समाज के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और काम नहीं कर रहा है, नॉट ओनली मुस्लिम, हर समाज के लोगों को बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो समाज को ठग रहा है, वो समाज के लोगों को ठग रहा है वो। तो ऐसे ठग को समाज को ये समझना चाहिए कि उसकी जगह दिखाने का वक्त आ गया है और समाज को बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम करना चाहिए। तो हर समाज से मेरी अपील है कि अच्छे उम्मीदवारों को चुनिए आप। जैसा कि आपने अभी बताया कि तगड़े उम्मीदवार का डेफिनेशन क्या है, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि सोलापुर शहर में जब MIM के जो भी आप उम्मीदवार चुनेंगे, उनका डेफिनेशन क्या रहेगा? किस तर्ज की बिना पर उनको आप टिकट दोगे? देखिए, सबसे पहला जो वो मैंने कंडीशन रखा हूँ, जो कि मेरे साथ एक्सपीरियंस सोलापुर में हुआ है, तो वो ये है कि पार्टी से प्रेम, निष्ठा जिसको बोलते हैं हम, निष्ठावंत होना चाहिए, कट्टर होना चाहिए। तो वो कंडीशन सबसे पहली होगी। अच्छा, कि कुछ भी हो जाए, वो पार्टी अध्यक्ष कोई भी हो, हाँ, पार्टी के साथ बना हुआ रहेगा। उसके दिल में हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत होना चाहिए, उनके प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। उसके बाद में जो मेन ज़रूरत है हम लोगों को कि सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो लड़े और जो अच्छाई से, जो अपने समस्याओं को प्रेजेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाकर लोगों के काम कर सके, वैसे लोगों को हम लोग टॉप प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं चलने वाली। इच्छुकों की संख्या भी ज़्यादा है सोलापुर में, जो बोलते हैं कि हम MIM के इच्छुक उम्मीदवार हैं, भावी नगर से होगा, ऐसी भी चर्चा जोरों से होती है।
तो टिकट जब आप देंगे तो क्या प्रायोरिटी रहेंगी? बोला ना, प्रायोरिटी यही रहेंगी। अब उनमें से देखा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है इसके अंदर, उस हिसाब से टिकट दी जाएगी। अभी से हर प्रोग्राम के जरिए शहर में बोर्ड लग रहे हैं कि भावी नगर सेवक, एमआईएम का भावी नगर सेवक। हर जहाँ गली मोहल्ले में जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ बैनर ऑफिस लगना, भी खोले गए हैं, ऑफिस खोले गए हैं, सब में बैनर ज़्यादा ऑफिस एमआईएम के सोलापुर। अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज़्यादा ऑफिस एमआईएम की है, सबसे ज़्यादा इच्छुक एमआईएम के पास है। इसका मतलब ये है कि हम डिमांड में है भाई। तो हम डिमांड में हैं, तो डिमांड वाले लोगों को कभी भी ऑन रहता है, एकदम ज़्यादा गर्दी रहती है उनके पीछे। लेकिन वक्त आने पर एक ही टिकट दे सकते हैं, एक उस जगह से एक ही टिकट दे सकते हैं। तो हम लोगों ने आपस में एक सहमति बनाई कि इन दिन टिकट तो एक ही को मिलना है, लेकिन हम सब मिलकर पार्टी को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार को चुना के लाने के लिए हम सब एज अ टीम कैसे काम करेंगे, हम लोगों ने सब वो किए। अब इच्छुक को रोक तो नहीं सकते, उनका जज्बा रहने दीजिए, काम चल रहा है, अच्छा है। जरी एमआयएमचं पक्ष वाढवण्यासाठी तुम्ही काम करत असाल, जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचा संकल्प तुम्ही शहर जिल्हाध्यक्ष म्हणून करत असाल, मात्र गेल्या काही महिन्यामध्ये सोलापूर शहरातील जर चित्र पाहायचं झालं तर शहरात राष्ट्रवादी पक्ष स्ट्रॉंग होता है असं वाटत नाही तुम्हाला? बिल्कुल लगता है ऐसा, अच्छी बात है। हर आदमी अपने पक्ष को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, जो वो लोग भी कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन द एंड क्या बोलते हैं, जैसे जेब में पैसे उतने ही हैं। अब मेरे जेब से कुछ कम हो रहे तो आपके पास जा रहे हैं, आपसे कम हो रहे तो कोई स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो कोई वीक भी हो रहा है, समझ रहे? तो हम लोग को हमारा बंटवा सलामत है, हम जहाँ थे उतने आए हम लोग। लेकिन राष्ट्रवादी अगर स्ट्रांग हो रही है तो किसी और को वीक करके स्ट्रांग हो रही है, तो हम लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है। आपका आरोप ऐसा है कि राष्ट्रवादी अगर स्ट्रांग हो रही है, कांग्रेस और शिवसेना कमजोर हो रही है, ऐसा कहना है क्या? मैं कैसा बोलूँ ये? अभी आप 2-3 दिन पहले हमारे सोलापुर में ही तानाजी सावंत शिवसेना के एमएलसी नेता जो है वो आए थे कार्यक्रम में, उन्होंने ऑन स्टेज माइक पे खुलेआम बोल दिया कि निधि वाटप में भी वो किया गया, सौतेला सलूक किया गया, और अनेक ऐसे कितने सारी चीज़ें चल रही है आप जो हम लोग डेली न्यूज़ पे देखते हैं, जहाँ पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की धज्जियाँ उड़ा दी गई है। तो ये मैं बोलूँगा तो बोले एमआईएम वाला नाम रखता है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग जानकार हो, आप लोग देख रहे हो, आपस में ये लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं। राष्ट्रवादी सेना को और कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रही है। ये आज एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है हमारे राज्य का। तो ठीक है, वो दोस्त हैं, लेकिन आपको कैसे दोस्त है मालूम नहीं, जो झगड़ते ये साथ में, तो वो उनका प्रश्न है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। शहर में ऐसी भी चर्चा रहती कि महाविकास आघाड़ी नहीं है, महाविकास बिगाड़ी है, तो इसको किस नज़र से देखेंगे आप? एक दूसरे पार्टी के एक सदस्य महाविकास बिगाड़ी ने बिगाड़ हो चुका है ऑलरेडी। अब इसके रिजल्ट आप लोगों को देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की क्या ताकत है वो आपको इलेक्शंस में समझ में आता है। तो इलेक्शंस होने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि ये आघाड़ी ने बिगाड़ी कितना की है, तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। आघाड़ी की बिगाड़ी का फ़ायदा आपको होगा क्या? देखिए, मैं ना किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, ना किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूं, ना मुझे किसी से फ़ायदा चाहिए। मैं मेरा फ़ायदा मेरे काम के बेस पर लूँगा लोगों से। मुझे किसी का कोई पार्टी को कमज़ोर करके वैसा नहीं है। मैं लोगों के बीच में अपने काम के उस पर जाऊँगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, सिर्फ दलित समाज ही नहीं, हर समाज के बीच में मैं जाऊँगा ईमानदारी के साथ और एक ओपन माइंड के साथ। लोगों को मैं मजबूर करूंगा कि वो माइंडसेट चेंज करे, अगर कुछ उनके दिमाग में एमआईएम की तरफ है तो। और मैं मेरे कामों को अपना बेस बनाकर उनके बीच में जाऊंगा और उनका आशीर्वाद मांगूंगा। रही बात जनता की, वो जो फैसला करेगी मुझे स्वीकार रहेगा। तुम्ही सांगत आहात की एमआयएम सर्व पक्षांना, सर्व जाती धर्मातील लोकांना घेऊन जाणार आहे। याच विषयावर आपले लोकप्रधानचे पत्रकार अर्जुन यांचा सवाल आहे। अर्जुन, तुमचा एक प्रश्न सांगा। नमस्ते सर, माझं नाव अर्जुन चव्हाण आहे। सर, आपल्याला एक क्वेश्चन विचारायचं होतं की येणाऱ्या भविष्यकाळात अब एमआईएम पार्टी ही शिवसेना किंवा काँग्रेससोबत जाणार आहे का? देखिए, अब जाना रहेगा ये सवाल नहीं है। महाराष्ट्र के एकमेव खासदार, मुस्लिम खासदार, एमआईएम पार्टी के खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने ओपनली ऑफ़र किए राष्ट्रवादी कांग्रेस को कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप हमको ले लीजिए।
तो अब जब हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने ही ऑफ़र किए तो फारूक शाब्दी कोई नहीं होता बोलने के लिए। रही बात सोलापुर की, सोलापुर में आई एम ऑलवेज रेडी भाजपा को रोकने के लिए, बीजेपी पार्टी को रोकने के लिए, सत्ता में आने से रोकने के लिए जो भी पार्टी हमारे साथ आना चाहती है या हमको अपने साथ लेना चाहती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, या आप अपने दरवाजे खोल लीजिए हमारे लिए, हम आने को तैयार है, बशर्ते सम्मानजनक एक रिस्पेक्टफुल डील होना चाहिए कि भाई जो टिकट का डील का मायना ये टिकटों का हिस्सेदारियाँ, दूसरी कुछ आप गलत मतलब ना ले, तो ऐसा होगा तो हम लोग तैयार है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे हमारे अल्ताफ भाई, इनका एक सवाल है। हाँ, अल्ताफ भाई, जय हिंद सर. जय हिंद. सर, माझा एक सर्वप्रथम असा प्रश्न आहे तुम्हाला, ज्यावेळेस आपल्या सोलापूर शहरामधील 1992 साली हद्दवाड भागामध्ये गेलेले काही भाग आणि प्रभाग आत्ताचे प्रभाग आहेत त्या भागामध्ये अद्याप MIMचा वारा देखील भटकला नाही, असं का? आणि तुम्ही तर आत्ता आमचे सहयोगी मित्र अकबर बागवान यांना म्हणलं तगडे उमेदवार म्हणजे काय? तगडे उमेदवार म्हणजे ज्या ठिकाणी नेतृत्व, कर्तृत्व आणि समाजकार्य त्याचबरोबर पार्टीचा वर्चस्व बघून ज्या उमेदवाराला मतं पडतात तो तगडा उमेदवार होय. असे तुमचे तगडे कार्यकर्ते, तगडे उमेदवार त्या भागात भटकत पण नाहीत आणि तुम्ही स्वतः तयार केले नाहीत, त्यावर आपलं काय बोलणं आहे सर? देखिए, तगड़े उम्मीदवार, मैं ये मानता हूँ कि कोई तगड़ा पैदा नहीं होता है। कोई भी चीज़ देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। कोई भी बंदा पहली बार नगर सेवक बनता है, कोई भी समाज कारण करने वाला आदमी पहली बार काम करता है। अब वो उसके कामों के ऊपर है कि वो अपने आप को कैसे काम करता है, लोगों के बीच में कैसे जाता है। तो हो सकता है हमारे पास छुपे हुए तगड़े उम्मीदवार ऐसे होंगे जो आने वाले कल में, जो आज के तगड़े उम्मीदवार आप समझ लो उनसे भी बड़े हो सके। मौका तो दे के देखिए, भरोसा तो करके देखिए आप लोग। मैं लोगों के आता आगामी निवडणुकीमध्ये वेळ अत्यंत कमी आहे। आता तुम्ही तर म्हणलात तर आपले महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कधीही निवडणुका लागतील असंही म्हणलं होतं। मग त्या हिशोबाने तुम्ही त्या उमेदवाराला का बाहेर काढत नाहीत आणि प्रत्येक वार्डामध्ये तुम्ही उमेदवार उभा करणार असंही तुम्ही सांगणार आणि त्या भागामध्ये अद्याप कुठल्याही प्रकारचा उमेदवार तुम्ही घोषित केला नाही? एक पार्टी का नाम बताओ मेरे को जिसने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किए। नहीं, एक उम्मीदवार का नाम बता दीजिए। प्रत्येक पार्ट्या आपले कार्यकर्ते, आपले उमेदवार सक्षमपणे प्रत्येक प्रभागामध्ये वर्चस्व निर्माण करत आहेत। वो हमारे भी कर रहे हैं, हमारे भी कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे साथ चलिए, वो हद्दवाड़ में इधर उधर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा भी क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो वो देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। बहरहाल हमारी भी कोशिश चालू है। अभी आप अगर हमारा कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं तो हो सकता है हम कहीं कम पड़ रहे होंगे। मैं एक मानने वाला एक वो हूँ, बंदा हूँ। अगर मेरी कहीं गलती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने ये मुझे बताया तो मैं इस पर एक बार फिर से सोच विचार करेंगे और जहाँ हम कम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको वो चीज़ बताऊँगा कि हम यहाँ कम पढ़ रहे थे, हम सही कर लिए। आपका सवाल। देखिए सर, आपने जिस तरह से कहा कि हम शिवसेना और राष्ट्रवादी हो महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस के हमेशा विरोध में रहने वाली पार्टी MIM, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर चुनाव में, हर रैली में वो शिवसेना और MIM को, कांग्रेस को टारगेट करते हैं, वो पार्टी क्यों गठबंधन करना चाहती है, क्यों उनके साथ इलेक्शन करना चाहती है? ऐसी चर्चा पूरे देश भर में, सोलापुर शहर में घूम रही है। हम पहले मेरे सवाल का आप जवाब दो। ये शिवसेना जो BJP के साथ इलेक्शन लड़ी, उसके साथ ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी क्यों गई? अगर इसका जवाब देंगे तो वही जवाब मेरा भी जवाब होगा आपको। सर देखिए, ये सवाल मैं नहीं, ये जनता का सवाल है। जनता को मैं ये बोलना चाहूँगा कि बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग जो भी उचित कदम उठाना चाह रहे हैं वो अभी ये वक्त आया है ऐसा। और हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने भी ऑफ़र दिए, तो मैं भी यही उनको ही कंटिन्यूएशन करते हुए ये बोल रहा हूँ कि अरे हम तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने वाले थे। इम्तियाज़ जलील साहब ने बोले थे 5% हम लोगों को रिजर्वेशन दो, हम कॉरपोरेशन इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। अब वो भी नहीं दिए। अब बीजेपी को रोकने के लिए हम बोल रहे हम आपके साथ जाते हैं, वो लेने भी तैयार नहीं है। तो सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर ही लागू होती है। लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग, हमारा मकसद खाली बस ये जीत के वो करना, हम लोग चाहते हैं कि अपलिफ्टमेंट हो समाज में, मुस्लिम समाज का अपलिफ्टमेंट हो, दलितों का अपलिफ्टमेंट हो, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कौन सी एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए आप जिसने ये ऐलान किया हो कि अगर आप ये मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन देते हो तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? वो बात तो छुपा दी जाती है, वो दबा दी जाती है। तो ऐसा है, तो ये कैसा है पॉलिटिक्स में कुछ भी वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, अनप्रेडिक्टेड है सब।
कल क्या होगा आपको भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम है. सोलापुरात नेहमी शहरमध्येचे जे काँग्रेसचे आमदार आहेत प्रणितीताई शिंदे, ज्यांच्या विरोधात तुम्ही इलेक्शनसुद्धा लढवलेलं आहे. प्रणिती शिंदे सोलापूर शहरात ज्या ज्या ठिकाणी कार्यक्रम होतात, मेळावे होतात, त्या ठिकाणी MIMवर टीका टिप्पणी करत आहे. काय सांगाल? बहुत अच्छी बात है. मैं आमदार मैडम को बोलूँगा कि करते रहिए.